नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबली 30 to 40% लोगों को थायराइड का इशू है। भारत में जाते हैं 42 मिलियन लोगों को थायराइड का इशू है, बट उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, उनको ये नहीं पता कि थायराइड उनको है नहीं है। वो सिर्फ सिम्टम्स में काम कर रहे होते हैं। उनके सर में दर्द हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हाई है, लो है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी पैल्पिटेशंस हो रही है और स्किन ड्राई हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है। दे आर वर्किंग ऑन दिस, दे आर वर्किंग ऑन द रूट्स। दूसरी बात, अनटिल एंड अनलेस वो रिपोर्ट ना करें, उनको पता नहीं पड़ेगा थायराइड है। और एक और चीज बताता हूं, हमारी बॉडी के अंदर सप्त धातु होते हैं, कोष होते हैं, ठीक है, त्रिदोष होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से दोष, कौन से धातु के इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी के अंदर थायराइड का इशू बढ़ जाता है। और थायराइड की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस ऑर्गन को रेगुलेट करती है, ये तक पता होना चाहिए। लोगों को नहीं पता, उनको ये नहीं पता थायराइड किधर, ग्लैंड किधर है, वो फंक्शन की दूर की बात है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खाना तो सब कुछ खा रहे हैं, बट क्या नहीं खाना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं पता, मैं ये डिस्कस करूंगा। कौन से पोस्टर नहीं करनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करने से आपका थायराइड बढ़िया हो जाएगा। एक और चीज बताता हूं, आपके साथ एक रिसर्च शेयर करूंगा। रिसेंट अभी मेरी कुछ वीडियोस आने वाली है, उसमें मैं रिसर्च बेस्ड थायराइड से रिलेटेड कि योगा और थायराइड का क्या हमारा कोरिलेशन रहा है, किस तरह से योगा से लोग थायराइड उन्होंने ठीक किया अपना, और कौन से डाइट लेनी चाहिए, कौन से नहीं लेनी चाहिए। सो नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीद लाइफस्टाइल विद मोहित। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि योगा और थायराइड के इशू किस तरह से उन दोनों का कोरिलेशन है, और हम लोग देखेंगे कि थायराइड की एनाटॉमी क्या है, फंक्शनिंग क्या है, इश्यूज कैसे कैसे होते हैं और उसका क्योर क्या है। ठीक है, थायराइड समस्या और योग द्वारा उसका उपचार हम ये देखेंगे। ठीक है, ब्रीद लाइफस्टाइल में ब्रीद की फुल फॉर्म है ब्रिंग रिजुविनेशन थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से कायाकल्प लाएं। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जैसे पता है क्या, मोस्टली लोग जिनसे मेरी बात हुई है और जिनको भी थायराइड का इशू है, व्हाट आई हैव सीन कि दे एक्चुअली डू नॉट नो कि थायराइड की ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट। वी शुड नो वेयर इट इज प्रेजेंट एंड हाउ इट फंक्शंस। जैसे ये हमारी जॉ है, दिस इज आवर जॉ टुडे, एंड ये हमारी नेक है, विंड पाइप फ्रंट का। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोग खाना खाते हैं तो फ्रंट पे ये कुछ उभरा सा पार्ट होता है, वो एडम सेप्पल होता है। उसी के जस्ट नीचे विंड पाइप के चारों तरफ फ्रंट के पोर्शन पे क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके फ्रंट का व्यू कैसा होता है, इसके फ्रंट का व्यू ऐसा होता है, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके पीछे का व्यू ऐसा होता है जिसमें कि पीछे 4 नोड्स होते हैं जिनको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड भी कहते हैं। हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि ये बटरफ्लाई शेप की होती है, एडम सेप्पल के बिल्कुल जस्ट नीचे होती है, और ये 2 लोब्स में होती है। इसके बीच में जो इस दोनों लोब्स को ज्वाइन करता है वो होता है इस्थमस। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करती है ऐसे हार्मोन्स को जो कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड कैल्शियम रिजनरेशन। बॉडी में कैल्शियम बनाती है, ग्रोथ। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से इसका रोल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। राइट, ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है लेकिन इसका बहुत ही मैजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो हम बहुत टाइम से इग्नोर करते आ रहे हैं। हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते हैं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे जिसमें कि फॉलिकल्स होते हैं, पैरा फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनके बीच में लिक्विड होता है कॉलॉइड नाम का, वो किस तरह से वर्क करता है, विल सी। ठीक है, अब ये देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, ये आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये देखो कितने सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये नसें हैं जिनके अंदर वो जो हार्मोन जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं, थायरोक्सिन और T3 T4 या कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, वो इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी में जाकर के हर सेल्स में जाते हैं। अब थायराइड से हमारी क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या क्या कंट्रोल करता है। आप पूछ लीजिए किसी को, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। आई विल टेल यू कैसे। देखिए, ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारे मूड। आप देखिए जिनको थायराइड का इशू रहता है उनको मूड बहुत स्विंग होते हैं। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की जो नर्व्स है और जो मसल्स है उसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, लंग्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट को भी कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। जिनको हाइपोथायरॉइड है उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिनको हाइपरथायरॉइड है उनको डायरिया, मतलब उनका पेट चलना शुरू हो जाता है। लीवर की फंक्शन को भी रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। जिनका थायराइड का इशू होगा उनको रिप्रोडक्टिव इशूज भी आते होंगे, जैसे इन केस ऑफ विमेन पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, या तो हैवी फ्लो होगा या फिर बहुत ही लाइट फ्लो होगा। ठीक, अब हम इसकी बिल्कुल फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो हमें इस तरह से दिखती है अंदर से। देखिए ऐसे दिखती है, और अंदर देखो छोटी छोटी सेल होती है, ये होती है फॉलिकल सेल्स। और ये देख रहे हो आप, ये वाला ये है हमारा क्या, ये है हमारा पैरा फॉलिकल सेल्स। ठीक है, और वहीं अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो इनको एब्जॉर्ब करती है। अब क्या होता है कि ये होलो स्ट्रक्चर से बना होता है, होलो स्ट्रक्चर से, जिसे फॉलिकल कहते हैं। मैंने बता दिया फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर एक स्टिकी मटेरियल होता है। जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स, इनके अंदर एक स्टिकी मटेरियल होता है। ठीक है, उस मटेरियल का नाम होता है कॉलॉइड, जो चारों ओर सेल जो है जिसको फॉलिकुलर सेल कहते हैं, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, देखिए देखिए, फॉलिकुलर सेल हो गए। अब ये फॉलिकल्स जो हैं वो थायराइड के मेन हार्मोन को बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये मेन हार्मोन्स को बनाते हैं, और यही हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। ये सारे फॉलिकल जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है
टिश्यू उससे जुड़े रहते हैं। ये देखिए कनेक्टिव टिश्यूज इसमें होते हैं जिससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ, और इन्हीं के बीच एक और सेल होती है जिसको कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल कहते हैं, जिसमें से कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं फॉलिकल सेल्स के बीच में ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है। मैंने आपको दिखाया ना पीछे, देखिए ये ना, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक। यही इसमें होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज। लेट मी शो यू, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज छोटी। अब जहां से क्या होता है कि हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट हुए, और सेक्रेट होने के बाद इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के अंदर हर सेल में जाकर के एब्जॉर्ब होना। भोजन करते हैं ना, जब हम खाना वाना खाते हैं, खाना खाया, वो खाना खा करके क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हुआ, उसके अंदर जो आयोडीन था वो हमारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब ये आयोडीन जाता है थायराइड के अंदर, तो वहाँ पर ऑलरेडी टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड हमारी थायराइड बनाकर रखती है। अब क्या होता है कि जब टायरोसिन अमीनो एसिड और हमारे आयोडीन मिलते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू मिक्सिंग ऑफ आयोडीन और टायरोसिन होता है, जिससे कि वो बनाते हैं T3 और T4। यहाँ आता है T3 T4 का काम। पता ही नहीं है T3 T4 क्या है, ठीक है। T4 भी नहीं पता। T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, और T4 को थायरोक्सिन भी कह देते हैं, या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो T3 T4 हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के एक एक सेल्स में जाते हैं। अब ये जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, बन गए T3 T4। अब जिस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आयोडीन आया था ना, अब उल्टा उसी प्रोसेस से बॉडी के हर एक सेल में जाएंगे, हर एक सेल के अंदर जाएंगे क्या, T3 T4। और वो वहां पर जाकर क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ये सेल में जाकर क्या कर देते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देते हैं। और ये ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी को हीट और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, ठीक है। अब सेल में पहुंचते ही थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, और लिपिड को लिपोलिसिस करना शुरू कर देता है। अब शरीर की बहुत सी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को थायराइड कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये डाइजेशन सिस्टम से लेकर के, सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और हार्मोन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन, जो कि हमारा पैराफोलिकुलर सेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, जब भी कभी बॉडी के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, उस केस में कैल्सिटोनिन स्टोर करता है एक्सेसिव कैल्शियम इन द बोन्स। क्या करता है, बोन्स के अंदर एक्सेसिव कैल्शियम को स्टोर करके बॉडी के अंदर, जब हम कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, बॉडी को नीड से ज्यादा कैल्शियम मिल रहा है, तो बॉडी उसको क्या करती है, उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। तो कैल्सिटोनिन उस केस में उसको स्टोर करवाना शुरू कर देता है बोन्स के अंदर। वहीं अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया तो बोन्स से कैल्शियम को निकाला जाता है और बॉडी को दिया जाता है। ये हो गया मोटा मोटा, हमने पैराथायराइड के बारे में जान लिया। अब जिन लोगों को जैसे घोंघा रोग होता है, गॉइटर भी कहते हैं उसको, वो थायराइड की वजह से ही होता है। दैट्स वाई, इसलिए कहते हैं कि हमें आयोडीन को बैलेंस फॉर्म में खाना चाहिए। आयोडीन को कभी भी हमें ना तो ज़्यादा खाना ना ही कम खाना, बैलेंस की फॉर्म में खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहे, वो थायराइड हमारा अच्छे से फंक्शन करे। वहीं अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइड हो जाता है। अब ये जो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी हमारा जो ग्लैंड है वो ना कि सिर्फ थायराइड को ही कंट्रोल या रेगुलेट करता है, वो हमारी बॉडी में जो ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होते हैं, बोन्स के टिश्यूज होते हैं, या स्किन होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, और यूट्रस होती है, किडनी, इन सभी की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक लूप के थ्रू कैसे हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो वर्क करता है, ठीक है। मानकर चलो हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया है। जब थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है उस केस में क्या होता है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, सीधा सिग्नल जाता है हमारे हाइपोथैलेमस को, जो कि हमारा TRH नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और TRH के हार्मोन के प्रोड्यूस होते ही वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो TSH, जो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, उसको प्रोड्यूस करना, उससे कहता है कि काम करो TSH को कम कर दो, क्योंकि बॉडी में थायरोक्सिन ज़्यादा हो गया, तो TSH को कम कर देते हैं, तो उस केस में बैलेंस में आ जाती है बॉडी। वहीं अगर बॉडी में हमारा थायरोक्सिन कम हो जाता है तो वही सेम लूप चलता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि TRH रिलीज होता है और TSH बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थायरोक्सिन नाम के हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव लूप क्या कर हम, तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा घटती है, बढ़ती है, ठीक है। देख लीजिए, अभी देख लेते हैं। जब थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो TSH डाउन हो जाता है, थायराइड सेक्रेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और जब भी कभी थायरोक्सिन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है,
ठीक है। और ये कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अब हम ये जानेंगे कि कितने तरह के थायराइड होते हैं, थायराइड के जो इश्यूज होते हैं। मोटा मोटा जो होता है वो होते हैं, एक हाइपोथायराइड, ठीक है, और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक। हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइपो में क्या हो। हम इन सिम्टम्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या थायराइड है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा थायराइड है, ठीक है। अगर हमको फैटिग हो रहा है, थकान होती है, गॉइटर है, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो हो गया है, ठीक है, हार्ट बीट स्लो हो गई है, हमारा वेट गेन हो गया है, डिक्रीज इन स्वेटिंग मतलब पसीना कम आ रहा है, जितना पसीना बॉडी में आना चाहिए उससे कम आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि थायराइड के अंदर डिसऑर्डर है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर हो रही है और या फिर हैवी फ्लो हो रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म है। और ठंड से सेंसिटिविटी है, ठंडी चीज़ों से, तो हाइपोथायराइडिज्म है। वहीं सोने में, अगर हाइपर के अंदर क्या होता है, जिनको सोने में दिक्कत होती है, गॉइटर दोनों में सेम है। जिनको रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट्स होती है, मतलब जिनकी दिल की धड़कन बहुत तेज, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो हार्ट बीट का रेट है उससे ज़्यादा रेट अगर हो जाता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाइपर थायरॉइडिज्म है। वेट लॉस, वेट घटना, सडनली वेट घटना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, और जिनको बहुत ही कम पीरियड्स में बहुत ही कम फ्लो होता है और लाइट फ्लो होता है, यू कैन से कि हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वी आर नॉट सेइंग कि कंप्लीटली है, अनटिल अनलेस आप रिपोर्ट ना कराओ, ठीक है। रिपोर्ट कराओगे तो उसी से ही पता लगेगा आपको। अब अगर सेंसिटिविटी टू हीट है तो भी हाइपर को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं एक और भी देख लेते हैं, हाइपो के अंदर जिनको हेयर लॉस होता है, फैटिक देख लिया, कोल्ड देख, कॉन्स्टिपेशन, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वी कैन से इनको हाइपो भी है। वेट गेन, स्किन ड्राई हो रही है। हाइपोथायराइड के अंदर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिवेट हो जाती है, कम काम करती है। हाइपर के अंदर क्या होता है कि हमारे बाल बहुत हल्के हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, सोने प्रॉब्लम होती है, बहुत स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होता है, हाई बीपी हो जाता है, एंग्जाइटी, मॉइस्ट स्किन, स्किन मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ ड्राई हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करूंगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिसर्च है, दिस इज रिसर्च, रिसर्चर है महाबाला पी, ठीक है। तो इन्होंने रिसर्च करी थी योगा थेरेपी का इफेक्ट थायराइड डिसऑर्डर पे। तो उन्होंने कुछ सैंपल लिया था जिसमें कि कुछ लोगों को, सेलेक्टिव एज ग्रुप के लोगों को लिया था, और उनके ऊपर योगा थेरेपी में सिर्फ आसन पर ही वर्क नहीं किया, सिर्फ आसन पर ही वर्क नहीं किया था, उन्होंने उनके धातु के इम्बैलेंस का भी देखा था, कोश दोष, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करा है उन्होंने अपनी रिसर्च में, ठीक है। अब हम वो देखते हैं क्या रिसर्च रही है जिससे हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर त्रिदोष की थ्योरी आती है, ठीक है, त्रिदोष की थ्योरी आती है। हमें पता है 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से हमें थायराइड का इश्यू होता है। जब भी कभी कफ और वात के अंदर इम्बैलेंस होगा तो थायराइड के अंदर डिसफंक्शनिंग आ जाएगी, थायराइड हमारा सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जिससे कि गॉइटर होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेद और मज्जा धातु भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो गॉइटर हो जाता है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। जो थायराइड है वो उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है जब या तो कफ ज़्यादा बढ़ जाता है या कफ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर तो जब भी कभी कफ हमारा या डिक्रीज होता है या कफ बढ़ता है उस केस के अंदर थायराइड का इशू हो जाता है, ठीक है। वहीं हाइपर एक्टिविटी थायराइड की देखी गई है जब भी कभी हमारा कफ घटा है, कफ बढ़ने पे हाइपो एक्टिविटी मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, पंचकोश थ्योरी, ठीक है। हमें पता है कितने तरह के कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जब भी कभी इन कोश में इम्बैलेंस होगा तो भी हमें थायराइड का इशू होगा। अब कौन से कोश में इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड का इशू बढ़ जाता है, वो होता है हमारा, पहले आता है जो थायराइड का इशू देखा गया है, जो डिसऑर्डर होता है वो एब्नॉर्मेलिटी किसकी वजह से, प्राणमय कोश। कौन सा? प्राणमय कोश। हमने पढ़ा ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। सो इसमें देखा गया है कि जो हमारी जब प्राणमय कोश जो है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी प्राणिक एनर्जी होती है वो गलत नाड़ी के अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है। इसलिए मैं अपनी योगा की क्लासेस के अंदर भी प्राण, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके थ्रू जो प्राण होता है उसको मैं चैनलाइज कराता हूँ, जिससे कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो। अगर वो गलत नाड़ी के अंदर चैनलाइज हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नॉट ओनली थायराइड बट और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो शिफ्ट फ्रॉम, अब क्या होता है कि जब हमारी नाड़ी में, गलत नाड़ी के अंदर हमारा प्राण फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ये शिफ्ट करती है एक से दूसरी नाड़ी के अंदर बिना कोई रिदम और हार्मोनी बनाए, मतलब उसमें कोई रिदम नहीं बनती है, जिसकी वजह से थायराइड हमारा
अनस्टेबल होता है, जिससे कि हमारी नाड़ी जो है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती और हमारी जो रिदम है ब्रीदिंग की वो ऑल्टर हो जाती है। मतलब उसमें जो हमारी नेचुरल रिदम है, हमने नाड़ी में जो गलत प्राण फ्लो हो गया है उसकी वजह से रिदम भी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि अब कौन कंट्रोल करता है? प्राण में कोश को कौन कंट्रोल कर रहा है? उस प्राण है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है माइंड। अब जो लोग परेशान होते हैं, वरीड माइंड, जैसे कि जिनको बहुत परेशानी होती है, जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, फियर होता है, स्ट्रेन, एंग्जाइटी, ये दुनिया भर की चीज़ें आज के टाइम बहुत बहुत कॉमन है। मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है आज के टाइम में। लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज बहुत ज़्यादा है। जिनका वरीड माइंड होता है उनको डाइजेशन में इशू, एक्सक्रीशन इशू, सर्कुलेटरी इशूज होते हैं। और थायराइड का डिसऑर्डर देखा गया है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मनस, मतलब माइंड में डिस्टर्बेंस होने की वजह से थायराइड का इशू बढ़ जाता है। इसलिए मैं अपनी क्लास में सभी से कहता हूँ कि दिमाग को हल्का रखो, शरीर हल्का रहेगा। दिमाग भारी रहेगा, शरीर भारी हो जाएगा। ठीक है, तो दे विल इम्बैलेंस द हार्मोन सेक्रेशन इन द थायराइड। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये हमारे प्राण में कोश को क्या करते हैं? बहुत ही छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है हमारे थायराइड के सेक्रेशन में। अब जितने भी तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं हमारे एब्नॉर्मेलिटी इन अन्य कोश ऑल्सो। अन्य कोश की वजह से भी होता है। कैसे? थायराइड का जो डिसऑर्डर है, जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, गॉइटर, ये ज़्यादातर देखे गए हैं एब्नॉर्मेलिटी अन्य कोश। अन्य कोश में क्या आता है? जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं। दे अपीयर इफ वन इज नॉट कंज्यूमिंग प्रॉपर फूड। अगर कोई प्रॉपर फूड नहीं ले रहा, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, ऑन द सेम टाइम, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपका अन्य कोश बिगड़ जाता है। और थायराइड का जो डिसऑर्डर है वो डेवलप होता है अन्य कोश में। लेवल कैन बी करेक्टेड बाय टेकिंग करेक्ट फूड। अगर आप सही खाना, आप आहार सही लोगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ये हमें ऐसा फूड है जो बहुत इजीली पच जाए, मिताहार हो। ठीक है, और वन हैज़ टू कंज्यूम फूड दैट इज सुटेबल टू हिज बॉडी एंड माइंड। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई, वेरी करता है कि किसी को कैसा फूड सूट करता है, किसी को कैसा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथ में फूड की। आपको ऐसा फूड लेना जो आपकी माइंड और बॉडी को बैलेंस करे और तीनों कोश को बैलेंस करे, अन्य कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। अगर हम राजसिक या तामसिक फूड लेते हैं, जैसे कि हम आज के टाइम में आपने देखा होगा कैसा खाना पीना चल गया है, बाहर का खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, वहाँ की कैसी एनर्जी है, वो किस तरह के कितने लोगों के हाथों से खाना आया है। वो हम पानी की बोतल भी अगर कुछ ले रहे हैं, कितने हाथों से आए, कितने हाथों से कितने लोगों की एनर्जीज उसमें गई, अगर सूक्ष्म लेवल पर सोचा जाए तो हम वो एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना होगा। एक आ जाती तत्व थ्योरी। ठीक है, पंच महाभूत है। ठीक है, अगर इनमें भी इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी थायराइड इशू बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा देखा गया जिनको हाइपर थायराइडिज्म होता है उनको वायु और आकाश, उनका वायु और आकाश जो तत्व है वो बढ़ा हुआ देखा गया। अब जैसे सत्व है, ठीक है, रजस, तमस, ये त्रिगुण है और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। थायराइड के अंदर क्या होता है कि रजोगुण जो है, थायराइड में क्या होता है, देयर इज कंसिडरेबल चेंज इन रजोगुण। रजोगुण में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं इन अहंकार और मनस, एंड दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ पंच कर्मेंद्रियां। हमारी पंच कर्मेंद्रियां को इफेक्ट करता है। ठीक है, यहीं पर योगा थेरेपी काम आती है। मैं योगा जो अपनी क्लास में योगा कराता हूँ उसमें सभी को इसी तरह का योगा कराता हूँ कि उनकी हेल्थ मेंटेन हो। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन हो, जिसमें प्रॉपर काइंड ऑफ डाइजेशन, गुड स्लीप, सही से आप सो रहे हो नहीं सो रहे। सोने का आजकल के टाइम में हमारा टाइमिंग ही खराब हो गई सोने की, कभी भी सोते हैं कभी भी उठ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी थायराइड की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। और ओवरकमिंग द फिजिकल और मेंटल डिबिलिटीज विल सी। तो हम लोग देखते हैं योगा थेरेपी कैसे वर्क करती है। अब क्या होता है कि लाइफस्टाइल जो हमारी जीवन शैली है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है, ब्रीद लाइफस्टाइल विद मोहित। तो आई वांट कि सभी लोग उस लाइफस्टाइल को अचीव करें जिसमें कि उनकी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स, हर एक ग्लैंड्स अच्छे से फंक्शन करे। करेक्ट, तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन के मैनेजमेंट में भी और थायराइड के मैनेजमेंट में। ठीक है, अब यहीं पर ही हमने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइम हो गया है तो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम हो गई फिजिकल एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना कम हो गया और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है। और जैसे ही हमारा फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी कम होती है उस वैसे ही हम फिजिकली और साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि फूड, गलत फूड हैबिट्स और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हमारे थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है। कोई इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब जैसे हम लोग खाना भी गलत टाइम पे खा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग अगर गलत टाइम पर खाएंगे तो जैसे ही गलत टाइम पे खाओगे, गलत टाइम पे सोओगे, ऐसी हैबिट बनती जाएगी, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप सिम्टम्स पर काम करना शुरू करोगे कि भाई मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे बाल टूट रहे हैं और मेरे को तो सर में दर्द हो रहा है। तो हम सिम्टम्स पर काम करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि थायराइड भी हो सकता है, रिपोर्ट करा लो, नहीं। ठीक है, ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं। तो इससे हमारी पिट्यूटरी, हमने पीछे पढ़ा था ना, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड कैसे इसको रेगुलेट करती हैं। तो अगर हम प्रॉपर नरिशमेंट देंगे ब्रेन को, ब्रेन की सेल्स को, तो जिससे कि हमारी बॉडी एक कंटिन्यूसली सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को, प्रॉपर फूड और नरिशमेंट देती है। ठीक है, तो अगर हम सत्व फूड खाते हैं
तो हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करती है, ब्रेन भी वर्क करता है अच्छे से, ठीक है। अब क्या है कि हमें कौन सा किस तरह का सात्विक फूड खाना है, जैसे घी, दूध, मक्खन, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑल्सो, ठीक ऑफ द ब्रेन। हमें कौन से कंजप्शंस कम करने जो क्रूसीफेरस, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह के फ्रूट्स हैं, ये तो हम अभी रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हैं। क्रूसीफेरस फूड जैसे कि कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैबेज, ब्रोकली, केल, टर्निप्स, इन चीज़ों को नहीं खाना। ये हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर गोइट्रोजेंस को बढ़ा देती है, जिससे थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाती है। अब स्लीप हैबिट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। हमें 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे कि बॉडी सेल्स को अच्छे से रेस्ट मिल जाए, वो प्रॉपर रिपेयर और रिजुविनेशन में जा सके। अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो वहाँ पर इंबैलेंस हो जाता है हार्मोन का सेक्रेशन। अगर हम लोग सही से नहीं सो पाए, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो हमारी बॉडी अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती और रिपेयर नहीं कर पाती सेल्स को, जिसकी वजह से हार्मोन्स का सेक्रेशन भी प्रॉपर से नहीं हो पाता और बॉडी के अंदर खाया पिया जो है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता सही से, और जिससे कि एज अ रिजल्ट फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। अब बहुत सारी तरह की हम क्रिया होती हैं जो हम लोग करते हैं, उन क्रिया से भी हम थायराइड की ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी अच्छी फंक्शनिंग को अचीव कर सकते हैं। जैसे क्रिया में कपालभाति क्रिया, धौती, नौली, शंख प्रक्षालन, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो रिड्यूस करता है फैट को और फेलगम को, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जमा होता है, ठीक है। और देयरफॉर उससे क्या होता है कि हमारी थायराइड की एक्टिविटी इंप्रूव होती है। कपालभाति को कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीज, ठीक है, जिससे कि बलगम या फेलगम से जो हमें डिजीज होती है वो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला कहा गया है कपालभाति को। अगर इट थ्रोज द एक्सेस फेलगम इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इंप्रूव करता है ब्रीदिंग कैपेसिटी को। ये क्रिया से हमारे माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होते हैं करने से। धौती क्रिया ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। धौती क्रिया करती है 20 वैरायटी कफ दोष की 20 तरह की वैरायटी को ठीक करती है धौती क्रिया, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं इससे। वानिसार इंप्रूव करता है हमारे इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन और इंप्रूव करती है डाइजेस्टिव पावर को, जिससे थायराइड की पावर, आयोडीन हमें पता है कि क्रूशियल है फंक्शन के लिए ऑफ थायराइड, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर अमाउंट ऑफ थायराइड की हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए भी ये वाली क्रिया बहुत कारगर रही है। ऐसी नौली क्रिया है। नौली क्रिया जो हड्डियों के अंदर, इसको कहा गया है क्राउन ऑफ हट प्रैक्टिस, नौली क्रिया को। ये डाइजेशन को इंप्रूव करती है और ये हमारी बॉडी के अंदर गुड फीलिंग को लाती है, अच्छी फीलिंग, ठीक है। ये रिमूव करते हैं एक्सेस फैट, जो डिपॉजिट होता है हमारे पेट पर, जो डिपॉजिट है ना फैट, ये इसको हटाती है। एज एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन प्रोसेस को भी प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। ये भी और क्रिया हैं बहुत सारी। अब आते हैं आसन। तो आसन के अंदर क्या होता है कि हमारी न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो स्मूथ हो जाती है आसन की प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो मैं आसन कराता हूँ यहाँ पर क्लास में, वो ज़्यादातर इसी पर ही फोकस्ड होते हैं। और आसन ना कि सिर्फ थायराइड को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स को, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन सभी को कंट्रोल करती है। अगर हम सिंहासन जो है ना, सिंहासन बहुत ही बेस्ट माना गया है थायराइड की डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। क्या होता है कि कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो हमारे थॉरेक्स रीजन, जो हमारा ये ना गला या सर्वाइकल एरिया में जो होती है, उसको कम कर देता है। सिंहासन में क्या होता है, हमें क्या करना है, मुंह से एक्सेल करना होता है थ्रू माउथ। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्टेड स्क्वीज होती है। मतलब जब हम जीभ को बाहर निकालते हैं करते हैं, तो प्रॉपर उसमें स्क्वीज और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एज अ रिजल्ट, जो उसमें नर्व एंडिंग्स जो प्रेजेंट होती है उस ग्लैंड के अंदर, वो स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होते ही ब्लड सर्कुलेशन उस ग्लैंड के अंदर इंप्रूव हो जाता है, जिससे कि इंप्योरिटीज, माइक्रोब्स जो कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देते हैं या फिर थायराइड को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं, उसको इंप्रूव कर देती है। वो माइक्रोब्स को बाहर कर देती है, ठीक है। इसी साथ तो थायराइड हमारा अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। बट एक दो आसन देख लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन जो है वो गैस्ट्रिक फायर को इनिशिएट करता है, जिससे ओवरऑल हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है और थायराइड को भी इंप्रूव करता है। महामुद्रा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानी गई है इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए, इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो मेरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आपको ये सारे आसन और महामुद्राएं सभी कराई जाएंगी, ठीक है। भुजंगासन, धनुरासन, उस्त्रासन, ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, ठीक है। मत्स्यासन, ठीक है। प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम जो है वो बेस्ट माना गया है इसको ठीक करने के लिए। हमने अभी पीछे देखा था सिंहासन, वो भी अच्छा। उज्जयी प्राणायाम और भी ज़्यादा बेस्ट काम करता है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उज्जयी क्या करता है, डिजीज़ जो हमें थ्रोट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जो कफ दोष की वजह से डिजीज़ होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अगर हम उज्जयी बिना कुंभक के करते हैं, वो आइडियल है फॉर कोरोनरी प्रॉब्लम्स। जिनको कोरोनरी डिजीज़ होती है वो लोग बिना कुंभक के उज्जयी प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से हमारी बॉडी में ठंडक आती है, कामनेस आती है, जिससे कि इंप्योरिटीज जो हमारी नाड़ी के अंदर प्रेजेंट होती है वो रिमूव रहती है। इसलिए आपने देखा होगा, मेरी क्लास लेते हैं उनसे पूछेगा, क्लास के अंदर मैं अनुलोम विलोम भी कराता हूँ, उज्जयी प्राणायाम भी करा देता हूँ, और भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब कपालभाति वैसे तो
प्राणायाम में नहीं आती है, कपालभाति षटकर्म की क्रिया है। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये त्रिदोष हर का नाम से इसको बोला, मतलब कि इसमें भस्त्रिका करने से तीनों दोष हमारे बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, भस्त्रिका क्रिया भी, इनको हाइपोथायरॉइडिज्म होता है वो सूर्यभेदी प्राणायाम करें, जिनको हाइपर थायरॉइडिज्म होता है वो चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। इसके अंदर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है सूर्यभेदी में, इसमें हमारा चंद्रभेदी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। भ्रामरी प्रिय जो भ्रामरी प्राणायाम है वो भी हेल्पफुल है अचीव करने के लिए माइंड की शांति को। अब कुछ बंद होते हैं, जैसे जालंधर बंद हो गया। ठीक है, जालंधर बंद जो है वो हमारे जो थॉट है उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, हम बंद लगाते हैं उसका सांस को रोक करके, जिससे हमारे जो थॉट है उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, जल का मतलब होता है ब्रेन एंड टू नर्व्स पासिंग थ्रू द नेक एंड धर डिनोट्स टू अपवर्ड पुल। ठीक है, कुछ मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं, उनसे भी जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, माइंड हल्का होता है। माइंड हल्का होगा तो बॉडी हल्की होगी, मेरा वही सेम हमेशा मैं कहता हूँ, दिमाग हल्का रखो शरीर हल्का रहेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन, योग निद्रा भी मैं अपनी क्लास में कराता हूँ बहुत, यू कैन आस्क जो लोग योग निद्रा करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमने जो पेपर को डिस्कस किया है। ठीक अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें आसन करने चाहिए। जैसे ये कुछ आसन है, ठीक है, ये आसन हमको करने चाहिए। ये भी मैं आसन मोस्टली सारे आसन में कराता हूँ अपनी क्लास के अंदर जिनको थायराइड का इशू है। ठीक है, देखिए फिश पोज भी कराते हैं, शवासन भी होता है, चाइल्ड पोज, ब्रिज पोज, कैट काउ पोज, शोल्डर स्टैंड या सर्वांगासन भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब हम ये आसन करते हैं ना सर्वांगासन, तो ये हमारी जो ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसमें प्रेशर आता है। देखिए ये थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे इसमें प्रेशर आ रहा है। ठीक, ऐसे ही आप देखिए जितने भी आसन है, देखिए थायराइड ग्लैंड को कितना यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। देखिए यहाँ स्ट्रेच भुजंगासन के अंदर, ये भी ब्रिज पोज के अंदर, ये ब्रिज पोज किस तरह से थायराइड हमारी स्टिमुलेट होती है। तो ये कुछ आसन है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो कि रामबाण माना गया है? रामबाण प्राणायाम अभी उज्जयी प्राणायाम, अभी हमने रिसर्च पेपर के अंदर पढ़ा था कि कौन सा प्राणायाम इसके अंदर कारगर है, उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं दोनों नॉस्ट्रिल से और कंस्ट्रिक्ट करते हैं ग्लॉटिस पार्ट को, इसको दबा के रखते हैं, फिर उल्टी नाक से छोड़ देते हैं। उज्जयी प्राणायाम से हमारी थायराइड की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, थायराइड की फंक्शनिंग हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हमारी वॉइस को स्ट्रेंथन करता है, हमें मेडिटेशन के अंदर डीप स्टेट लाता है, हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंप्रूव करता है। ठीक, इसका ड्यूरेशन जो हमें करना चाहिए 5 से 15 मिनट करना चाहिए, बेस्ट ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, और ठीक ये आप देख लीजिए, जिनको लो बीपी है या जिनको हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम है या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको ये वाला प्राणायाम नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दिस कंडीशंस। ठीक है, कुछ और प्राणायाम किया, कुछ और ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग अपनी थायराइड की ग्लैंड को ठीक कर सकते हैं या डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हो गया जिसमें कि हम भ्रमर की साउंड निकालते हैं लाइक दिस। ठीक है, नाड़ी शोधन हो गया, वो भी प्लस सॉर्ट ऑफ अनुलोम विलोम की तरह ये कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सहेल, दिस इज 1 राउंड। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फूड्स हैं, कौन कौन से खाना है जो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको थायराइड का इशू है। मैंने हर बार जितनी बार मैं लोगों से पूछा जिनको थायराइड का इशू है, मैं आई आस्क कि आप ये बताइए कि कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। दे डू नॉट नो, सब कुछ खा रहे हैं और उनका थायराइड बढ़ते जा रहा है। वो 10-10 mg, 20-20, 50-50, 100 mg की दवाइयाँ ले रहे हैं, सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता थायराइड ग्लैंड काम कैसे करती है, फंक्शनिंग कहाँ होती है, कुछ नहीं पता, बस चल रहा है जीवन। ठीक है, तो ऐसे चलते नहीं रहना है, हमें दवाई खा के नहीं मरना है। ठीक है, हमें भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया था, हमें स्वस्थ ही होकर मरना है। ठीक है, हमारे जाएंगे तो स्वस्थ होकर के जाएंगे ना, बिल्कुल बढ़िया से दुरुस्त होकर के, जैसे भगवान ने भेजे थे। अरे हंसी खुशी जाएंगे यार, क्यों अपने आप को अपने जीवन को सड़ा करके, दवाइयों में सड़ा करके, शरीर पूरे शरीर को खराब करके क्यों जाना यार, है ना। ठीक है, चलिए क्या नहीं खाना चाहिए भैया, देखो सोया मिल्क नहीं या फिर सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, ब्रोकली मत खाओ। ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रेड, पास्ता, बाहर का खाना या तला हुआ खाना या बाहर के पाम ऑयल से बना हुआ खाना, ये मत खाओ भाई, बेकार है सच में। ये चीज़ें, ये केक, ये कॉफ़ी, कैफीन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस है जो कि हमारे थायराइड को बढ़ा देते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, जो हमको लोगों को नहीं पता, बट प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसलिए आई वॉन्ट यू ऑल कि आप अभी मैंने जितना भी कुछ सिखाया, अभी जितना भी कुछ मैंने बताया पढ़ाया इस चीज़ में, आप इस चीज़ के बारे में आप डेफिनेटली इस चीज़ को 2 से 3 बार देखिएगा वीडियो को। जो कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्रीद लाइफस्टाइल विद मोहित, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें मेरी वीडियो से रिलेटेड। और कोई भी किसी भी तरह का आपको फर्दर कंटेंट चाहिए, डू लेट मी नो।
ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सही नॉलेज दे पाऊँ कि किस तरह से कौन कौन सा फूड खाने से हमें हमें प्रॉब्लम होती है, ये फूड खाने से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सात्विक फूड क्या क्या है, कौन से खाने चाहिए, किस तरह से हमें कौन सा प्राणायाम करना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से डीपली और समझना चाहते हो या योगा करना चाहते हो तो मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो मेरी तरफ से इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। डू लाइक एंड कमेंट।